क्या आगे बढ़ने के लिए सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ होता है, या फिर पावर के इस खेल में कोई और ही रूल चलता है? आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल को कुरेदेंगे और स्लाइड्स के जरिए समझेंगे। हम सबको यही सोचना अच्छा लगता है कि भाई जो सबसे टैलेंटेड है, टॉप जॉब तो उसी को मिलेगी, है ना? पर क्या ये सच में होता है, या हम बस खुद को दिलासा देते हैं? क्योंकि असल दुनिया में, खासकर जब बात पावर की आती है, तो कहानी थोड़ी अलग होती है। तो अगर टैलेंट सबसे जरूरी नहीं है तो फिर क्या है? असली करेंसी क्या है इस खेल की? वो है भरोसा। जी हाँ, ट्रस्ट। पावर के खेल में ना, काबिलियत से कहीं ज्यादा वजन भरोसे का होता है। यही वो असली सिक्का है जो चलता है। आइए ऐसे और गहराई से देखते हैं। चलिए एक सिचुएशन में चलते हैं। मान लीजिए आप एक लीडर हैं और आपको अपना डिप्टी चुनना है। एक तरफ है कैंडिडेट ए, मतलब कमाल का टैलेंटेड बंदा है, पर उसकी वफादारी पर थोड़ा डाउट है। दूसरी तरफ है कैंडिडेट बी, स्किल सेट ठीक ठाक है, लेकिन आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अब बताइए किसे चुनेंगे? जवाब एकदम साफ है ना, हमेशा कैंडिडेट बी को ही चुना जाएगा, क्योंकि जब आप टॉप पर होते हैं ना, तो भरोसा काबिलियत से कहीं ज्यादा मायने रखता है। और यह सिर्फ कंपनियों की बात नहीं है, ये हर जगह होता है। ये स्लाइड इस बात पर मोहर लगाती है कि जहां भाई भतीजावाद नहीं है, वहां दोस्तवाद है। मतलब लोग हमेशा हमेशा अपने भरोसे के लोगों को ही चुनते हैं। ये सुनने में शायद थोड़ा कड़वा लगे, पर यह इंसानी फितरत है। देखिए, हम उन लोगों के साथ ही सेफ फील करते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, भले ही वो दुनिया के सबसे काबिल इंसान ना हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि टैलेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बेसिक लेवल का टैलेंट तो समझ लीजिए कि गेम में एंट्री के लिए टिकट जैसा है। लेकिन अगर उस गेम में टॉपर पहुंचना है तो सिर्फ टिकट से काम नहीं चलता। असली चाबी तो भरोसा ही है। और इस ट्रस्ट ओवर टैलेंट वाली बात को समझने के लिए राजनीति से बढ़िया कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। पर सवाल यह है कि पॉलिटिक्स में आखिर भरोसा इतना जरूरी क्यों हो जाता है? चलिए देखते हैं। इस स्लाइड पर भारतीय राजनीति का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। स्टेप 1, सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप थी वो सीधे प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं ले सकती थी। स्टेप 2, तो एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उस पद को कुछ समय के लिए संभाले। अब सबसे बड़ा सवाल था, किसे चुना जाए? स्टेप 3, देखिए, चॉइस किसी ऐसे इंसान की होनी थी जो काबिल तो हो, पर उससे भी जरूरी जिस पर 100% अटूट भरोसा किया जा सके। कोई ऐसा जो बाद में कुर्सी छोड़ने से मना ना कर दे, है ना? और स्टेप 4, नतीजा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना गया। वो एक शानदार इकोनॉमिस्ट थे, मतलब काबिलियत में कोई कमी नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी वो था उन पर पार्टी लीडरशिप का पूरा भरोसा। लेकिन अब जमाना बदल रहा है, पावर का सेंटर भी बदल रहा है। पारंपरिक राजनीति के अलावा भी पावर के नए अड्डे बन रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये नए पावर ब्रोकर्स आखिर हैं कौन। पहले क्या होता था, प्रभाव का जो अखाड़ा था वो संसद या पॉलिटिकल पार्टियां हुआ करती थीं, लेकिन अब वो अखाड़ा शिफ्ट हो गया है। आज के दौर में असली पावर क्या है? लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता, और ये ताकत अब सिर्फ नेताओं के पास नहीं रही। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपको चौंका दे। ये स्लाइड देखिए, ये दिखाती है कि आज के टाइम में एक बड़े मीडिया इन्फ्लुएंसर की पहुंच संसद के ज्यादातर मेंबर से कहीं ज्यादा है। सोचकर देखिए, एक बैकबेंचर सांसद की बात शायद कुछ हजार लोगों तक पहुंचेगी, लेकिन एक टॉप यूट्यूबर या सोशल मीडिया स्टार की एक बात लाखों करोड़ों तक पहुंच जाती है। पर क्या हर तरह की फेम, ये प्रसिद्धि पावर होती है? बिल्कुल नहीं। इस नए दौर में जो असली पूंजी है वो है क्रेडिबिलिटी, मतलब साख। देखिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट या अच्छे लुक्स से आप किसी का वोटिंग पैटर्न नहीं बदल सकते। जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, असली प्रभाव बनता है क्रेडिबिलिटी से, लॉजिकल बातों से और भरोसे से। एंटरटेनमेंट तो बस एक छोटा सा हिस्सा है, और ये बहुत जरूरी बात है। ये दिखाता है कि लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं खोज रहे हैं, वो असल में भरोसा और सच्चाई ढूंढ रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये क्रेडिबिलिटी बनती कैसे है? हाँ, अपनी बातों में लगातार लॉजिकल रहकर, अपनी समझ की गहराई दिखाकर, और सबसे जरूरी, ये साबित करके कि आपके विचार बिकाऊ नहीं हैं। जब लोग आप पर लंबे समय तक भरोसा करने लगते हैं ना, तभी आपकी बातों में वजन आता है। लेकिन लॉजिक और फैक्ट्स से भी परे प्रभाव का एक और बहुत ही शक्तिशाली इंजन है, और वो है इमोशंस, यानी हमारी भावनाएं। इसको समझने के लिए ना हमें अपने दिमाग के अंदर झांकना होगा। हमारे दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये हमारी भावनाओं और यादों का कंट्रोल सेंटर है। अब मजे की बात यह है कि ये जो इमोशनल दिमाग है,
ये अक्सर हमारे लॉजिकल दिमाग यानी फ्रंटल कॉर्टेक्स पर हावी हो जाता है। सोचिए, जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन भले ही जानता हो कि हम सेफ हैं, लेकिन हमारा लिम्बिक सिस्टम चिल्लाता है, भागो। बस यही वजह है कि इमोशनल बातें इतनी असरदार होती हैं। और यही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा नियम है। जब बात किसी को अपनी बात मनवाने की हो या उन्हें प्रभावित करने की हो, तो इमोशनल पल हमेशा लॉजिकल तर्कों पर भारी पड़ेंगे। तो फिर इसका इस्तेमाल कैसे होता है? ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त असरदार 2 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। स्टेप 1, डर पैदा करो। अपने टारगेट ऑडियंस के मन में एक डर बिठाओ या उनके किसी पहले से मौजूद डर को और बड़ा कर दो, जैसे कि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। स्टेप 2, फिर खुद को या अपने प्रोडक्ट को या अपनी पार्टी को उस डर के एकमात्र सल्यूशन के तौर पर पेश करो। इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने से लेकर बड़े बड़े राजनीतिक कैंपेन्स तक ये फॉर्मूला हर जगह काम करता है। तो अगली बार जब आप किसी को पावर में या किसी ऊंचे पद पर देखें तो सिर्फ उनकी काबिलियत पर मत जाइएगा। खुद से ये सवाल पूछिएगा, इन पर भरोसा कौन करता है? क्योंकि असली ताकत भरोसे से ही आती है। अब जरा सोचिए, आपकी अपनी दुनिया में विश्वास की ये असली शक्ति किसके पास है?